मैंने रूम चेंज किया है, होपफुली अब आपको दिख जाएगा और प्रॉपर दिख जाना चाहिए आई थिंक। आवाज आ रही है? ठीक है। मैंने रूम चेंज किया है और आई होप कि अब आपको इस रूम में दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने प्लीज ये माइक बंद कर दीजिए भैया। आपके पास में देखिए, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 घंटा क्लास होती है, उसके अंदर आप लोग बात करने बैठ जाते हैं। पर ये बोर्ड इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कुछ पढ़ा दूँ आज अच्छा। हाँ, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि मेरे पास में एक रेफरेंस सिस्टम जिसपे मेरा ओरिजिन हो गया ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0 0 0। ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कब होंगे? जब मेरे पास में ओरिजिन सिस्टम ये है, इस ओरिजिन सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब अगर मैं इस रूम की अगर मैं बात करूं, तो इस रूम में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ से ट्यूबलाइट के मेरे लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे? एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट की जो डिस्टेंस है, मैं कहां से मेजर कर रहा हूं? रेफरेंस सिस्टम कौन सा हुआ? मैं हूं। मुझसे वो कितनी डिस्टेंस पर है, मुझसे कितनी हाइट पर जा रही है, कितनी इस तरह से जा रही है, कितनी उसकी हाइट है, कितनी यहां से उसकी डिस्टेंस है, कितनी जेड के साथ में उसकी डिस्टेंस है, उन तीनों को मैं नोट कर रहा हूं, तो उसके मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। लेकिन अब जैसे ही मैं यहां से मूव कर रहा हूं, ट्यूबलाइट के पास में अगर मैं जा रहा हूं, तब उस केस में मेरे इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अभी इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब अगर मैंने अपना फ्रेम चेंज करके मैं यहां आ गया, फ्रेम मैंने चेंज करके यहां आ गया, अब मेरे नए फ्रेम हो गया एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और ओरिजिन हो गया ओ डैश। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट वही एक्स वाई जेड रहेंगे या इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे? एनीवन, कोई एक लड़का बोले, फालतू में ज्यादा मत बोलो। अब अगर मेरे पहले मेरे इसका यहां पर मैं था और यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, अब मैं यहां से शिफ्ट हो गया और कोऑर्डिनेट मेरे इसके चेंज हो जाएंगे, नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। हाँ बोलो, बोलो। तो इसके, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक सेकंड। आप लोग आपस में कोई, मैंने आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन सुना था, मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा, आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप लोग एक ट्यूनिंग अच्छी सी बनाइए कि पूरी क्लास के दौरान सब अपने माइक बंद रखे और एक आप में से इलेक्ट कर लीजिए कि आज कौन एक लड़का बीच बीच में रिप्लाई देगा। देखो मेरी क्लास में, जहाँ क्लास में खड़ा हूँ, इस क्लास में जब मैं पढ़ाता था, मतलब अभी कोविड से पहले, तो क्लास के अंदर बच्चों के रेस्पॉन्स आते रहते थे, तो मुझे मालूम पड़ता रहता था कि बच्चों को कितना समझ में आया, और उनके चेहरे देखने से मुझे वो मालूम पड़ जाता था कि हाँ वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा रूम भी चेंज कर दिया, मेरा लैपटॉप प्रोजेक्टर सारे उधर चले गए, दूसरे रूम के अंदर चले गए, तो मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। आप में से अगर सब साथ में बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। सेकंड, आप जहां बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी आवाज आ रही है। तो एक काम ये कर सकते हैं, आप लोग आपस में से किसी एक को नॉमिनेट कर लीजिए कि आज वो बीच बीच में रेस्पॉन्स देगा, सो दैट मेरे पास रेस्पॉन्स आता रहेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। सेकंड, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट जो हम काम में ले रहे हैं टीम, इसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को या जो भी चीजें है उसको आप चैट में डाल दीजिए। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो मत करना। हाँ, बीच में एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, सो दैट आपके पास में एक इंफॉर्मेशन रहेगी और वो इंफॉर्मेशन मुझे भी आप शेयर करें। आपको इसके सिवाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो ही पढ़ा रहा हूँ इसका मैं वीडियो भी बना दूं और वीडियो में आपको शेयर करूं। बट प्लीज, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखकर या पीपीटी देखकर आप पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई में वास्तव में लिखना पड़ता है खुद के हाथ से, जब तक आप खुद उसको बहुत उसमें है ना, मतलब क्रिकेट के बाहर बैठ के हम सोचते हैं कि भाई नहीं, अरे उसको तो सिक्स लगाना चाहिए था, उसको फोर लगाना चाहिए था, वो तो कैच उसने छोड़ दिया। लेकिन जब खुद फील्ड में उतरते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि सिक्स लगाना इतना आसान काम है।
तो कहने का यही है कि मीन्स आप अपने हाथ से लिखें। अभी जैसे मैं बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आपने अपने हाथ बंद करके बैठ गए और देखते रहे। प्लीज उस तरह से पढ़ाई करोगे नहीं होगा, तो प्लीज अपने साथ में लिखते रहिए। तो हमारे पास में पहले रेफरेंस सिस्टम था एक्स वाई जेड, और उसके लिए इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। लेकिन जैसे ही मेरा फ्रेम चेंज हुआ, फ्रेम मेरा एस, पहले वाले फ्रेम को मैं नॉर्मली कहता हूं एस फ्रेम, और अब जो नया फ्रेम हो गया उसको मैं नाम देता हूं एस डैश फ्रेम। तो एस डैश फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, और जैसे ही कोऑर्डिनेट चेंज हुए, और फॉर एग्जांपल इसको मैं अब दूसरे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी पहले आपको क्या बताया, मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ से मैं ट्यूबलाइट को देख रहा हूं, तब मेरे लिए कोऑर्डिनेट हो गए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब मैं यहां से मूव किया आगे, अब मैंने वापस ट्यूबलाइट को देखी, तो मेरे कोऑर्डिनेट हो गए ये सेकंड वन। ठीक है, अब इसी चीज को मैं दूसरे एग्जांपल से लेता हूं कि यहां पर दो लड़के खड़े हैं, पॉइंट ओ पर दो स्टूडेंट खड़े हैं, एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। दोनों स्टूडेंट यहीं पे खड़े हैं, या फिर ये कह सकते हैं मैं खड़ा हूं और मेरे साथ में एक और स्टूडेंट खड़ा है। ठीक है, अब जो दूसरा स्टूडेंट खड़ा है, हम दोनों ने इसके पॉइंट को नोट कर लिया, पॉइंट पी को हमने नोट किया। अब यहां से एक लड़का आगे की तरफ मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। सुनना, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। एट सम टाइम t ये लड़का यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पर टाइम था, इस जगह टाइम है t इज इक्वल टू 0, यहां पर टाइम हो गया t इज इक्वल टू t के बराबर टाइम। तो हमने यहां इस जो दूसरा लड़का था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एक लड़का बोले t टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एक लड़का यही जवाब दे। vt, यस एग्जैक्टली। सो vt डिस्टेंस हम यहां से आगे मूव कर गए। जैसे ही vt डिस्टेंस मूव कर गए, अब मेरे पास में नया कोऑर्डिनेट एस डैश फ्रेम के अंदर मेरे पास में नए कोऑर्डिनेट आ गए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो मैं इन कोऑर्डिनेट को लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स इन फ्रेम एस। एस फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और एंड इन फ्रेम एस डैश, एस डैश फ्रेम में इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, स्टूडेंट एस डैश जो फ्रेम है, ऑब्जर्वर ओ डैश इज moving with velocity v at constant velocity। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड, एक एक वर्ड का, फिजिक्स के अंदर हर एक वर्ड का मतलब है, मैंने कांस्टेंट लिखा है तो इसका मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर एक्सीलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, एक्सीलरेटेड है, तो हमारा फॉर्मूला लगाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी v along x axis the observer is moving along x-axis, then o dash जो डिस्टेंस है वो हो गई मेरे पास में vt, o dash is vt। अब इसी डायग्राम को देखो तो o से पॉइंट p की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है x, o dash से ये जो डिस्टेंस आ रही है वो डिस्टेंस है x डैश, और o डैश के बीच की डिस्टेंस है vt। तीनों डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज आई कैन राइट इट x इज इक्वल टू x डैश, x इज इक्वल टू क्या हुआ x डैश प्लस vt, और आई कैन राइट इट x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। ये हमारा फॉर्मूला बना। सिमिलरली अभी हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ओनली अलोंग x एक्सिस, सो y और z में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास में रिलेशनशिप आ गई x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z,
ये हमारा, अब इसको ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत चीज समझने आने वाली है कि इसके जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटीज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये कौन से फ्रेम की है, ये कौन से फ्रेम में है, बोलो बोलो। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कौन से फ्रेम की क्वांटिटी है, एस डैश। ये इधर वाली पूरी क्वांटिटी मेरी एस डैश फ्रेम की क्वांटिटी है, और इस साइड की सारी क्वांटिटी एक्स वाई जेड वी और टी, ये सारी सारी क्वांटिटी मेरी एस फ्रेम की क्वांटिटीज है। सो एस फ्रेम की क्वांटिटीज जो कि हमारे पास में नोन है, उससे हमने एस डैश फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियो ने दिया था, इट इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इस पूरी जो अभी मैंने बताया, इसके अंदर हमने क्या किया, फ्रेम एस लिया। फ्रेम एस मींस कोई भी एक ऑब्जर्वर, लाइक मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पास में एक बाइक पे एक लड़का बैठा है, और यहां से हम मतलब कोई दूर जो ढाबा, उस ढाबे को देख रहे हैं। मेरे लिए ढाबे की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, जो यहाँ पास में लड़का खड़ा था वो बाइक पे बैठा मेरे पास में खड़ा था, उसके लिए भी ढाबे की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। हम दोनों की घड़ी में हमने सेट कर लिया कि भैया 11 बज गए। 11 बजे उसने कांस्टेंट स्पीड 60 की स्पीड से अपनी बाइक को भगाया, और 10 मिनट बाद में उसने अपने कोऑर्डिनेट नोट किए। उससे 10 मिनट बाद में उसके लिए ढाबे की डिस्टेंस और मेरे लिए ढाबे की डिस्टेंस, दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, आप जानते हो, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे केस के अंदर यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी 60 किलोमीटर वेलोसिटी से जो लड़का यहां से गया, वो 60 किलोमीटर किसके रेफरेंस में है, मेरे रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर है। लेकिन अगर वो बाइक पर बैठा और बाइक पे दो लड़के बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो वेलोसिटी है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में दोनों 60 की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहां वाले सारे कोऑर्डिनेट एक्स, हो गया, आ रही है, ठीक है, हाँ। सो कहां पे लास्ट आपने कहां तक सुना था, हाँ हाँ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रह गई, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v। तो यहां पर भी हमने वही किया, मेरे पास में एक फ्रेम है एस फ्रेम, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी एस, एस डैश फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया, और वो कहलाता है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर मैंने यहां पे वर्ड काम में लिया है कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज हो। दोनों केस के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो। वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो मींस या तो वो एक्सेलरेट करे या डी एक्सेलरेट करे, ठीक है, उस केस के अंदर। या दूसरा केस, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स रहे लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो मींस वो रोटेट करे। रोटेट कर रहा है तब क्या हो रहा है, हर समय उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तब उस केस में क्या होगा, तब यहां पर हमारे पास में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। बोर्ड साफ कर दूं, बोर्ड साफ कर दूं। सो यहां पर अब हमारे पास में बेसिकली दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाते हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम,
और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which the velocity is either constant or velocity is zero। वो फ्रेम जिनके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब आपका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे, अदरवाइज जो दूसरे फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। अब कांस्टेंट जब वेलोसिटी है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उनके अंदर ऐसे फ्रेम जिनके अंदर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और जीरो, या तो वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर इस तरह की बात है तब ये सारे फ्रेम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जब ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इन सारे फ्रेम्स को न्यूटोनियन फ्रेम्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन फ्रेम्स भी कहते हैं। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मींस सन और अर्थ के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, और जब रोटेट कर रही है तो उसकी हर पोजीशन पे, हर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई। तो अर्थ और सन के बारे में जब हम बात करेंगे तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है विद रेस्पेक्ट टू सन, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन इसी अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं, या फिर जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, मैंने अपने भाई को छोड़ने के लिए गया और वहां से बस जो निकल रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही है तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पर न्यूटन्स के लॉ वर्क नहीं करते। हम सब जानते हैं यहां पर हमको जैसे ही आपका रोटेशनल मोशन आ गया तो हमारे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे फ्रेम नॉन न्यूटोनियन फ्रेम्स भी कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्रेम्स। और यहां पर न्यूटन्स लॉ प्रॉपरली होल्ड नहीं करते हैं। अब इसको लेते हैं हम 1900 से पहले तक, 1900 से पहले, 1900 से पहले चाहे वो 1500 का साल हो जब गैलीलियो ने जब कहा कि अर्थ रोटेट कर रही है, स्टार्स होते हैं, सन है और मून है, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी जब बात आ रही थी, या 1900 से पहले की सारी चीजें, आप चाहे वो न्यूटन फिजिक्स हो या कोलिजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ भी बात हो रही है, वहां पर वेलोसिटी तो वहां पर उस समय भी थी, उस समय भी लेंथ थी, डिस्टेंस थी, उस समय भी मास था, उस समय भी टाइम था। तो उन सब चीजों के अंदर वहां पर उस समय 1900 से पहले तक ये माना जा रहा था कि ये सारा हो क्यों रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, अगर वाइब्रेशंस कहीं हो रहे हैं तो वाइब्रेशंस किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, अर्थ अगर रोटेट हो रही है तो अर्थ किसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है। तो कोई ना कोई तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है। तब उस समय ये माना जा रहा था कि अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के चारों तरफ एक ईथर नाम का मीडियम है। ईथर मीडियम मीन्स एक ऐसा अननोन मीडियम है जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं जो कि एक गॉड है, जिसको हम नहीं जानते हैं। बट जो कुछ भी हो रहा है संसार में, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ईथर नाम का मीडियम है। अर्थ के चारों तरफ एक ईथर मीडियम है, अननोन मीडियम है, जिसकी ना कोई डेंसिटी है, जीरो डेंसिटी का है, जो कभी हिलता नहीं है, जो ऑलवेज स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी है, ईथर नाम का मीडियम ऑलवेज स्टेशनरी है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। अर्थ अगर रोटेट कर रही है
ईथर के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। सन रोटेट कर रहा है, सन रिवॉल्व कर रहा है, ईथर के रेस्पेक्ट में कर रहा है। अर्थ के ऊपर अगर कोई टक्कर हो रही है तो ईथर के रेस्पेक्ट, क्योंकि ईथर स्टेशनरी है, बाकी सब मूव कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज स्टेशनरी, ये माना गया। कब तक माना गया? अप टू 1900 तक ये माना गया कि ईथर स्टेशनरी है। लेकिन उसके बाद में 1890 के अंदर, और वैसे देखिए भाई, अगर आप किसी को जबरदस्ती कुछ मनवाने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हो रहा था, मतलब अभी चलो इस बात को छोड़ो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमको मनवाया जाता है कि नहीं साहब, रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, या एक्स देवता है, वाई देवता है, और जब तक इनका मंदिर नहीं बनेगा हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, या इस तरह की चीजें, जो कुछ भी है, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज मत लीजिए। जो कुछ भी चीजें जब हमको मनवाई जाती है जबरदस्ती, और हम मानने को बाध्य हो जाते हैं कि यार अब चलो सब कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, कुछ गलत है, मुझे उसको प्रूव करने पड़ेगा कि अगर गॉड है तो गॉड है कहाँ, मैं देखूं, मैं उसको प्रूव करूं कि हाँ यहाँ पर गॉड खड़ा है। तो इसी तरह से 1890 के अंदर दो साइंटिस्ट आए, और वो थे माइकलसन और दूसरा उसका स्टूडेंट मोरले, माइकलसन मोरले। माइकलसन एंड मोरले दो ये साइंटिस्ट आए। इन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, और मीनवाइल उससे पहले भी बेसिकली ये स्टार्ट हो गया था 1850 के अंदर। 1815 से लोगों के अंदर एक खलबली मच गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हम इसको नहीं मान सकते कि ईथर नाम का कोई मीडियम है और उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ हो रही है। तब ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से हुआ ये कि हमने फिर माना पड़ा कि ईथर नाम का कोई भी मीडियम नहीं होता है, जो कुछ भी होता है सब एक दूसरे के रिलेटिव है। ऐसा नहीं है कि ईथर है तब हम हैं, गॉड है तो मैं हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रिलेटिव हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हम देख रहे हैं। तो उस समय फिर ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में आइंस्टीन ने 1905 के अंदर एक थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वो थ्योरी इनर्शियल फ्रेम पर वर्क करती है 1905 की। इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, उससे पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैंने आपको आधा बताया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने स्पेशल क्यों कहा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे वर्क करती थी, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वर्क नहीं करती थी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पर आइंस्टीन ने ही बाद में थ्योरी दी थी, 1930 के आसपास दी थी थ्योरी, और वो थ्योरी आ गई थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या था ये सब कुछ, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आई थिंक यहां तक के लिए सफिशिएंट है आज के लिए। आज हमने बात की थी इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। सबसे पहले हमने बात की फ्रेम होता क्या, व्हाट इज फ्रेम। अब फ्रेम दो तरह के हो जाते हैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो जिनके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और जिसमें न्यूटन के लॉ फॉलो करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो जिनके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है और जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर हमने ईथर के लिए बात की, और उससे पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसको हल्का सा समझा है। कल हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कल मींस जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है तब हम उस चीज को आगे करेंगे। अभी आपको आप अपनी प्रेजेंस जो मैंने बताया, आप अपनी प्रेजेंस लगा लीजिएगा, एक एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा, सो दैट मुझे भी मालूम पड़े कि आप क्या पढ़ाएगी। देन आपके कोई डाउट्स हो अभी पूछ लीजिए, या आप मुझे उसको मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, अगर आप कहें तो मैं तो पढ़ा दूंगा, बट अभी टाइम हो गया है इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और यू कैन फिट। हाँ बोलो। उसमें देखो वहां पर आपके नीचे है ना, बटन एक आ रहा है,
एक वो ये बना हुआ आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, चैट वाला जो ऑप्शन आता है ना, उस तरह का इस तरह से डब्बा बना हुआ आ रहा है। डिसेबल दिखा रहा है, तो आप यूं कीजिए ना, आप है ना फिलहाल उस पे, क्योंकि मेरा क्या है कि लैपटॉप दूसरे रूम में पड़ा है और वहां पे भी लाइट चली गई थी, तो शायद चलेगा या नहीं चलेगा। या एक दो मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। अदरवाइज आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दीजिए, वो अपने है ना नाम व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं लगा दूंगा। ठीक है भाई, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।